मेरे आज के मेहमान हैं मोहसिन अब्बास हैदर। आप जानते हैं वो कितने शरारती हैं, कितना अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि जो जितना हंसता है उसके पीछे कुछ और ही होता है, बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। क्या मोहसिन के पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं या नहीं, आज जान जाएंगे। आइए मिलते हैं मोहसिन से। मोहसिन, थैंक यू सो मच। कब से चाह रही थी कि बैठूं और गप करूं। Exactly. है ना? मुझे बताओगे उडीजा की कहानी एक्चुअली क्या है? ये जो गाना है जी जी, जो रियली वेंट एक्सट्रीमली वेल, माशाल्लाह। मगर उसके पीछे क्या था? उसके पीछे जो है वो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का, मेरे 31 साल का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है अब तक का, क्योंकि वो बहुत स्पिरिचुअल है और मुझे कभी कभी बिल्कुल यकीन नहीं आता कि मुझे चुना गया उसके लिए, और वो किसी और को भी दिया जा सकता था, वो कोई भी हो सकता था। एंड आई फील ट्रूली ब्लेस्ड कि मुझे चुना गया उडीजा लिखने के लिए। मुझे याद है मैं कराची में था और वो मेरे वो दिन थे, स्ट्रगलिंग पीरियड था सारा, मैं बिल्कुल अकेला रहता था वहाँ पे, और वो एक बाउंड बन रहा था मेरा खुदा से, एक अलग तरह का, क्योंकि जब कोई नहीं होता तो यू नीड समवन कि जिसके साथ आप अपने फियर्स एंड ऑल शेयर करते हैं आप। तो वो जो स्ट्रगलिंग पीरियड है वो इटसेल्फ एक लंबी स्टोरी है, लेकिन उसमें से जब ये उडीजा का पार्ट शुरू होता है तो मुझे याद है कि हम लोग जो हमारे दोस्त थे, जब हम BNN और 4 मैन शो वाली एक टीम थी हमारी, हम लोग दो दरिया वाली साइड पे खाना खाने गए हुए थे रात में। तो जब हम खाना खा चुके और वहाँ से निकले तो वो बड़ी खूबसूरत रोड्स हैं और सब लोगों ने देखी होगी ऑलमोस्ट, जो कराची जा चुके हैं वहाँ पे। तो मैं और मुबीन एक गाड़ी में थे। मुबीन जो मटकू का कैरेक्टर करते थे, शाहरुख खान का कैरेक्टर करते थे BNN में, तो आई वाज इन हिज कार। तो हम जा रहे हैं और मैंने उसने म्यूज़िक ऑन कर दिया। मुझे वो गाना याद नहीं है कि वो कौन सा गाना था, और मैंने थोड़ा सा शीशा नीचे किया और हवा जब लगना शुरू हुई चेहरे पे, और खाना खाया हुआ था तो एक नीम गनूदगी का सा कुछ था, और मैं टेक लगा के सीट ईजी करके पीछे को लेट गया थोड़ा सा, और मेरी आंखें खुद ही बंद होना शुरू हुई। एंड आई फेल्ट कि जैसे मैं खुद ही से निकल के और मैं हवा में मुअल्लक होना शुरू हो चुका हूँ, और मैंने खुद को और मुबीन को और उस गाड़ी को यूं ऊपर से देखना शुरू किया, और एक बर्ड आई व्यू बनना शुरू हुआ, और यूं ही जाते 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 वो आसमान और उसके पार चला गया, और फिर सब कुछ एक बहुत छोटा छोटा होता चला गया। और जब मेरी आंख खुली तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये 2 वर्ड्स थे, उडीजा। पूरा गाना कहीं नहीं था, मुझे ये भी नहीं पता था कि ये गाना है। आई वॉज सिंगिंग उडीजा उडीजा, आई वाज जस्ट सिंगिंग दिस, और ये कहते कहते मुबीन ने मुझे मेरे फ्लैट के बाहर उतारा। अब मैं वही गुनगुनाते गुनगुनाते मैं अपने कमरे में गया। तारीक सी राहदारियों में से होता हुआ मैंने जाके ताला खोला, जिसकी आवाज़ गूंजी वहाँ पे। फिर मैं अंदर गया और मैं अपनी तरफ से सोने की ही कोशिश कर रहा था, लेकिन ये गाना चलना शुरू हो चुका था। तो इसने मुझे उठाया। आई स्टिल रिमेंबर, मेरे पास एक छोटा सा फ़ोन होता था तब, सोनी एरिक्सन का। तब उसके अंदर मैं, अब मुझे आदत है कि जब मैं कुछ लिखने लगता हूँ तो मैं वॉक करना शुरू कर देता हूँ। तो अब मैं उठ गया, वो कमरा छोटा था मेरी वॉक के लिए, तो मैं फिर अपने फ्लैट से नीचे उतर आया। मैं गुलिस्तान जौहर में रहता था कराची में, तो जो लोग वाकिफ़ हैं गुलिस्तान जौहर से, तो उसके जो 2 रोड्स हैं बीच में एक डंडी सी जाती है उस पर, तो मैंने उस पर वॉक करना शुरू किया, एक पुल से दूसरे पुल तक, और रात के कोई 2-3 बज रहे होंगे। अब मैं वॉक कर रहा हूँ और वो आना शुरू हो रहा है, और मैं साथ साथ उसकी जो भी लाइन आ रही है वो रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ, और उसकी अस्थाई बन गई। अब ये प्रोसेस कोई 1-1.5 महीने चलता रहा,
मतलब मैंने कोशिश भी नहीं की इस गाने को लिखने की, क्योंकि शायद ये कोशिश से लिखा भी नहीं जाना था। जब इसका वक्त था, जब इसकी अता का वक्त था, जब इसकी आमद का वक्त था, ये मुझे खुद उठाता था और रात में ही उठाता था, जब मैं काम शाम से फारिग होकर आ जाता था, और फिर ये मुझे सड़कों पे ले जाता था और फिर मैं वॉक करना शुरू करता था, तब ये उतरता था। और एक अस्थाई एक अंतरा इसका मुकम्मल हुआ और मुझे लगा यही है मुकम्मल गाना, और ये बन के लिखा गया और मेरे पास पड़ा रहा काफ़ी अरसे तक। फिर मेरी मुलाकात जाफ़र से हुई और मुझे लगा कि शायद हम एक ही फ्रीक्वेंसी पे हैं दोनों, इस गाने को लेके भी और वैसे भी स्कूल ऑफ थॉट को लेके भी। हम बैठे रहे, कुछ गपशप होती रही हमारी, और इस गाने का जिक्र चढ़ा। मैंने उनको ये गाना सुनाया तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। फिर हमने इसके रफ़ वोकल्स किए, और वो रफ़ वोकल्स, मतलब इस गाने का ड्यूरेशन, इसकी मेकिंग का भी, इसकी आमद का भी बहुत तवील है। मतलब वो गाना रिकॉर्ड मैंने कर दिया, रफ़ वोकल्स हो गए। अब इसको हुए भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 1 साल तो हो गया कि ये मैं जब भी जाफ़र को फ़ोन करता था तो ही वाज लाइक कुछ है, कुछ आ रहा है, कुछ टाइम चाहिए कुछ। और मुझे भी ट्रस्ट था ज़ाहिर है, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, तो ऐसे ही करते हैं, आप लें, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है, मुझे कोई ऐसा गाना फ़ौरन लॉन्च नहीं करना। तो इस गाने ने बहुत टाइम लिया तब भी, बनते हुए भी। अब फिर जब वो बन भी गया नैयर आपा को बहुत अच्छा लगा, मुझे वहाँ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली, नादे अली भाई को बहुत अच्छा लगा, मतलब वहाँ घर पे जिसने सुना उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। और जब ये गाना फिर बन गया, अब ये मेरे पास आ चुका है ऑडियो फॉर्म में, रफ़ फॉर्म में, और अब मैं डिस्कस करना शुरू कर चुका हूँ नबील से कि नबील इसका वीडियो करते हैं। तो हम अब इसका वीडियो प्लान कर रहे हैं। बीच में नामालूम अफराद 1 आ गई, फिर उसका शूट शुरू हो गया, मैं लाहौर आ गया, फिर वो फासला हो गया कराची और लाहौर का। लेकिन हम फिर भी प्लान कर रहे हैं कि चलें इसको टर्की में जाके करते हैं, इसको मुल्तान में करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। इसका वीडियो प्लान करते रहे, वो डिले होता रहा। वो होते होते हम लोग एक दिन कोक स्टूडियो तक पहुंच गए, जहाँ के लिए ये गाना, शायद जिस प्लेटफॉर्म से ये गाना लॉन्च होना था एक्चुअली। इसके पीछे भी ये है कि मैं गया था, मुझे किसने रिकमेंड किया था, आई डोंट रिमेंबर, हाँ नबील ने ही रिकमेंड किया था जुल्फ़ी भाई के पास जाने के लिए फॉर द नेस्कैफ़े बेसमेंट। मैं तब लाहौर में नया था, तो मैं बस अपनी बेगम के साथ ही, क्योंकि उनको रोड्स का पता है, शी इज़ फ्रॉम लाहौर, तो वो मेरी गाइड हैं हमेशा से। तो वो मुझे लेके पहुंची, हम उनके स्टूडियो पहुंचे, बहुत अच्छी मीटिंग हुई, हमने गाना भी डिसाइड कर लिया। बेपरवाह ढोला जो मेरा पहला गाना था वो उन्होंने सुना वो एक्चुअली उन्होंने सुना हुआ था, फिर मैंने उनको ये सुनाया, उडीजा सुनाया कि ये हम करते हैं इसके लिए। तो जुल्फ़ी भाई ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना नेस्कैफ़े बेसमेंट के लिए नहीं है, इसके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए जो कोक स्टूडियो की तरह का। और वैसे भी यहाँ पर हम मोस्टली नए लोगों के साथ करते हैं, तो यू आर ऑलरेडी नोन, तो आप इसको वहाँ ले जाएं। उन्होंने आई गेस फिर बात की बिलाल भाई से और होते होते ये गाना उन तक पहुँचा। फिर जाफ़र भी ज़ाहिर है उन तब प्रोड्यूस कर रहे थे उसमें कोक स्टूडियो के उस सीज़न में। तो फिर जब फाइनलाइज हो गया तो जाफ़र ने मुझे कॉल की कि इसका एक और अंतरा चाहिए हमें, क्योंकि ये गाना कोक स्टूडियो के लिए छोटा है। और मुझे याद है कि मेरा जवाब था कि आपको पता है आजकल मैं क्या लिख रहा हूँ? सर क्या? मैंने कहा मैं मज़ाकरात के लिए पॉलिटिकल सटायर लिख रहा हूँ, मैं बहुत अजीब से फ़नी से रैप्स लिखता हूँ और मैं पैरोडी सॉन्ग्स लिख रहा हूँ, मैं आजकल बिल्कुल ही किसी और जोन में हूँ। तो आपको लगता है कि मैं उस दौर से रिलेट कर पाऊँगा 3 साल पहले या 2 साल पहले वाला जो एक स्टेट ऑफ माइंड था, जो एक लोनलीनेस थी, या जो एक, तो मुझे लगता है कि उन्होंने कहा चाहिए तो अब क्या करें। मैंने कहा मैं फिर से कोशिश करता हूँ, लेकिन ये कोशिश से लिखा जाने वाला नहीं है। तो मुझे याद है मैंने फिर कोशिश नहीं की, मैंने फिर दुआ की कि मुझे फिर से ये अता कर दें, मैं नहीं लिख पाऊँगा कोशिश से, क्योंकि ये कोशिश से लिखा जाने वाला ही नहीं है। मैंने दुआ की और फिर मैं यूं ही तब मैं ड्रीम विलाज एक सोसाइटी है यहाँ पे, वहाँ रहता था, और फिर मैं वहाँ पे, वो एक बिल्कुल खामोश सी सोसाइटी थी, मैं रात को वहाँ से
फातिमा को कमरे में छोड़ के, घर पे छोड़ के, मैं कहा मुझे 2 मिनट दे दें ताकि मैं, क्योंकि वो उसके लिए वही माहौल वापस। और फिर मैं बाहर आ गया, फिर मैं वॉक करता रहा कि किसी तरह। और फिर जब उनको खुद ही मुझ पर रहम आया और उन्होंने खुद ही अता की इजाज़त दी, तो उन्होंने वो मुझे उसका दूसरा अंतरा भी अता किया। और फिर मैंने जाफ़र को बहुत उसी वक्त, लेट भी नहीं कर पाया, मैं इतना एक्साइटेड था कि लिखा गया है। मैंने उनको कॉल की और मैंने उनको बताया कि ये रेडी है, तो वो भी बहुत खुश हुए कि फाइनली गॉट द सॉन्ग। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पैदा हुए? मैं फैसलाबाद में पैदा हुआ था। And you're the only son. I'm the only son. और अबू क्या करते? अबू एक मेडिसिन कंपनी में थे और मेरी 2 बड़ी बहनें थी। और उसके बाद सबसे छोटे? मैं सबसे छोटा था। और फिर मुझे याद है कि इसके साथ एक मेरी ये बॉन्डिंग भी है कि जब, क्योंकि मेरे पास ये रफ रिकॉर्डिंग थी, तो अम्मा और मैं लाहौर से फैसलाबाद साथ ट्रैवल किया करते थे। तो क्योंकि मैं कुछ तकरीबन 9-10 साल कराची में रहा, तो अम्मा का, आई वॉज ओनली सन, तो बहुत बाउंडिंग थी, बड़ा मन्नतों के बाद होने वाला बेटा और ये वो। तो वो जब मैं वापस आ गया पंजाब मुज़ाकरात के लिए, लाहौर आ गया, तो उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ जाया करूँगी जहाँ भी जाओगे, तुम पंजाब में हो। तो मैं कहा ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे घर लिया और फिर वो मेरे साथ ट्रैवल करती। तो हम रास्ते में होते थे तो ये गाना वो ज़रूर सुना करती थी और वो हमेशा वो रोया करती थी इसको सुन के और वो बड़ा प्यार किया करती थी। तो वो मेरी एक ये बाउंडिंग भी है। और मैं शायद मैंने वो, जब वो मेकिंग बन रही थी कोकस्टोरी, मैंने उसमें भी कहा था कि अगर वो होती और वो ये वाला उसका एक वर्जन सुनती और इसको इतने ग्रैंड प्लेटफॉर्म पे देखती तो वो बहुत खुश होती। लेकिन डेफिनेटली वो उन्होंने ज़रूर सुना होगा। तो यस, फिर सॉरी वो बना, एक सेकेंड, रियली सॉरी, जब वो यहाँ तक पहुँच गया, कोक स्टूडियो तक पहुँच गया और फिर लोगों का फीडबैक आया, तो बहुत से लोगों को नहीं पता था कि ये लिखा भी मैंने है। पहले तो लोगों ने गाने की तारीफ़ की, उसकी कंपोजिशन की तारीफ़ की, उसके म्यूज़िक की तारीफ़ की। और जब जूं लोगों को आज भी मुझे उसका फीडबैक आता है, पूरी दुनिया से आता है, और मैं कभी भी वो फीडबैक लेते हुए मैं हिचकिचाता हूँ। मुझे लगता है कि ये मेरा नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है कि ये मुझे अता हुआ हो। तो मैं हमेशा हिचकिचाता हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे रिएक्ट करूँ इस पर। मैं थैंक यू किस तरह बोलूँ लोगों को। इंसान सिर्फ वसीला है। यस, तो मैं बहुत ऑकवर्ड फील करता हूँ जब भी कोई उड्डी जा की तारीफ करता है और मुझसे पूछता है कि ये आपने लिखा है, ये लिखा भी आपने है। तो मैं हाँ कहते हुए झिझकता हूँ, मैं ऊपर देखता हूँ कि मैं क्या जवाब दूँ। ट्यून भी खुद बनाई, ये ट्यून जो है जी, कंपोजिशन भी मेरी थी। कंपोजिशन तुम्हारी? यस, क्योंकि हमेशा मेरे साथ होता ये है कि मैं कंपोजिशन और लिरिक्स साथ उतरते हैं, वो अलग अलग नहीं होते। तो यस। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पैदा हुए? मैं फैसलाबाद में पैदा हुआ था। And you're the only son. I'm the only son. और अबू क्या करते हैं? अबू एक मेडिसिन कंपनी में थे और मेरी 2 बड़ी बहनें थीं। और उसके बाद सबसे छोटे? मैं सबसे छोटा था। और बड़ी मन्नतों के बाद एक बेटा उस घर में आया। तो यार बहुत लाडला। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी बहुत सारी माएँ हैं, क्योंकि वो फिर एक बड़ा फीमेल ओरिएंटेड फैमिली थी हमारी। मुझे एक माँ मेरी वो जिन्होंने पैदा किया, एक माँ मेरी खाला थी जिन्होंने मुझे बड़ा किया। शी अडॉप्टेड मी एक्चुअली। और फिर मेरी 2 बड़ी बहनें थीं। तो बहुत पैम्पर्ड किस्म का बच्चा था जो उठ के एक्चुअली पानी नहीं पीता था। लेकिन यही बच्चा जब कराची चला जाता है और अकेला रहता है, मगर बचपन या बचपन, हाँ, अभी आप कराची नहीं जाओ। कराची, हाँ, बचपन बताओ कैसा था? बचपन शरारती थे बहुत? मैं बड़ा शाय था। मैं इतना शाय था कि मुझे याद है मैं ईद पे सूट लेके दिया घर वालों ने मुझे। और मैं अब घर में जब अंदर हूँ, घर वालों के सामने हूँ, तो मैंने वो कोट पहन लिया। अब मैं बाहर जाने लगा हूँ जब, तो मैंने वो कोट उतार के अपनी वो राहदारी में रख दिया कि मैं बाहर जाऊँगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे कि ये क्या ये इतना तैयार है, मतलब इसने ये क्या पहना हुआ है। यानी मुझ में वो भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं वो ये अच्छा, ये अजीब बात है, बिकॉज अगर इतना पैम्पर्ड बच्चा हो। हाँ, लेकिन मैं बहुत शाय था उस वक्त। और आज देखें मैं क्या पहन के बैठा। एक बच्चा जो सूट पहनते हुए शर्माता था, वो आज। तो कैसे थे बचपन, कैसा था? स्कूल डेज कैसे थे? अगर शाय थे तो क्या क्लास में कैसे थे? मैं क्लास में भी बहुत, मैं पढ़ाई में अच्छा था
तो इस वजह से मैं टीचर्स का बड़ा फेवरेट होता था और पढ़ाई में बहुत बेहतरीन स्टूडेंट, अच्छा गुड स्टूडेंट शाम। फिर उसके बाद एक टाइम आया जब, क्योंकि मुझे मैथ्स नहीं आता था, तो मैं एक, हमारी जो गली थी, अम्मा बाहर दरवाजे पे खड़ी हैं और मुझे तब नई नई बाइसिकल मिली थी स्कूल जाने पे। तो अब मुझे मैथ्स के टेस्ट से डर लगता था और मैं वो हमारी एक पूरा वो चक्कर लगा के मैं गली का वापस आ जाता था और अम्मा को पता था मैं नहीं जाऊँगा, ये यहीं घूमता रहेगा। और मैं वही करता था, मैं चक्कर लगाता रहता था और अम्मा मेरी शक्ल देखती रहती थी कि क्यों नहीं जा रहा, और वो मुझे डांटती भी थी कि क्यों नहीं जा रहे तुम स्कूल, और मैं वहीं चक्कर, क्योंकि मुझे डर लगता था। I used to puke on my uniform ताकि वो मैला हो जाए, ताकि जाना ना पड़े। मैं सुबह अब इस्त्री करके रख दिया उन्होंने, अब मैं, अम्मा बाहर गई हैं और मैं उस पर वॉमिट करता ये देखिए मेरी तबीयत नहीं ठीक। और अगर ऐसा नहीं, ये नहीं चला और दूसरी पैंट आ गई है, तो मैं स्कूल जाता था और मैं क्लास में जाके सबसे पहले क्लासरूम में वॉमिट कर देता था और सर झुका के बैठ जाता था। तो स्टूडेंट्स आना शुरू होते थे, टीचर आते थे और वो कहते थे अच्छा चलो मोहसिन आप बाहर बैठ जाएं, जाके ग्राउंड में धूप में बैठ जाएं, या आप इनको यार घर छोड़ आएं फिर। And it is just because you were scared of maths. या तो मैं भागता था उससे। और या फिर लेकिन एक टाइम आया जब मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में गया, जब मैं एक्टिंग, थिएटर और साथ वो असम्बली में सुबह मिली नगमे और वो गाने शुरू किए, तो मुझे लगा कि तब टीचर्स ने मुझे वो भी रिलीफ देना शुरू कर दिया कि अच्छा ये तो उसमें भी अच्छा है और ये वो। तो क्लास में इवन वो जो चार्ट्स बना के लाते थे बच्चे, क्लासरूम्स में लगते थे, तो उसमें भी लोग, टीचर्स मिसालें देते थे कि देखो ना मोहसिन ने कितना अच्छा बनाया, ऐसा बनाना है। मेरी ड्राइंग भी अच्छी थी। तो यस, तब फिर मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, तब मुझे स्कूल जाने का शौक़ हुआ फिर एक्चुअली। तब मैं शौक से जाता था, जल्दी जाता, खुद उठ जाता था कि अब तो मैं स्टार हूँ स्कूल का और सब जानते हैं कि मोहसिन को टीचर्स भी जानते हैं, और ये तो या फिर अच्छा हो गया था सब ठीक हो गया था। पहली नज़म कब लिखी थी? पहली नज़म मैंने लिखी थी और क्या लिखा था? पहले मैंने एक गाना लिखा था। अच्छा। मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, जाना है उफक पार के नाम से। इत्तेफाक से मैंने उसका वीडियो भी बनवाया था फैसलाबाद में ही रहते हुए, घर वालों से ज़िद करके, बहुत ज़िद्दें मानी उन्होंने मेरी। तो मैंने उसका एक वीडियो भी बनाया था और वो मैंने फिर अपने, मेरे मामू दोनों शायर हैं, बेपरवाह ढोला जो पहला गाना है वो भी मेरे बड़े मामू ने लिखा था। तो या मैंने उनको दिखाया, उन्होंने उसमें थोड़ी बहुत तरमीम की और मैं कहा हाँ गुड़िया। अम्मी को शौक था लिखने का? अम्मी को शौक नहीं था, अम्मी को सुनने का बहुत शौक था। अच्छा। लेकिन वो लिखनी नहीं थी। और मेरी म्यूज़िक सेंस भी एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि डेवलप हुई मेरे अब्बा की वजह से, क्योंकि जब मैं उनके साथ बैठा करता था गाड़ी में, तो वो नुसरत साहब को सुना करते थे बहुत ज़्यादा, तो वो उनकी कवालियाँ सुन के मैं बड़ा हुआ। तो मुझे लगता है मेरी म्यूज़िक सेंस वहाँ से बहुत स्ट्रांगली डेवलप हुई। तो या फिर वो मैंने पहला गाना लिखा, पहली ऑफिशियल नज़्म मुझे लगता है मैंने कराची जाके ही लिखी थी। अच्छा। यानी वो जब वो मैं बिल्कुल अकेला हो गया, तो वो तब मेरे कैथारसिस के लिए शायरी ने और म्यूज़िक ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे। पहला गिफ्ट याद है? पहला गिफ्ट क्या मिला? कुछ मतलब पहला गिफ्ट एक रेड कार थी मेरी। अच्छा। There was a red car. Before the cycle. Before the cycle. इतनी छोटी सी एक बड़ी प्यारी सी कार थी, विदाउट द रूफ, और बड़ी वो स्टाइलिश किस्म की, वो बहुत फैंटेसाइज करती थी मुझे। तो यस, वो मेरी बड़ी कीमती कार थी। वो मैं ड्रॉर में रखता था संभाल के रेड का, मैं उसको दीवारों पे लिए फिर रहा हूँ और वो शो ऑफ भी कर रहा हूँ दोस्तों को। वो कार मुझे लगता है वो पहला था और बड़ा करीबी गिफ्ट था मेरा। अच्छा, और चीज़ें कहाँ संभाल के रखते थे? मैं ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं इतना मेरी बहन से इस बात पे झगड़ा हो गया कि उसने मेरा ड्रॉर बिना पूछे खोल लिया। और उसमें क्या होता था ड्रॉर में? उसमें होते थे मेरे खिलौने होते थे, मैं तालीम और तरबियत पढ़ा करता था। अच्छा। जो मैगजीन था, और मैं बहुत ज़्यादा उसको लेके वो होता था, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जब न्यूज़पेपर भी आता था, आपको याद होगा कि न्यूज़पेपर में बच्चों का सफ़ा होता था एक पहले, तो हम तीनों बहन भाइयों में होता था कि सबसे पहले वो कौन लेगा। तो मैं सबसे पहले जाता था और दरवाजे के नीचे से वो पेपर लेके उसमें से वो पेपर निकाल के बाकी न्यूज़पेपर वहीं रख देता था बड़ों वाला, और मैं अपना बच्चे वो सफ़ा लेके अपने ड्रॉर में रख के स्कूल चला जाता था, और पीछे से वो दोनों बहनें ढूंढती रहती थी क्योंकि मैं आके पहले पढ़ूंगा और ये वो। तो तालीम और तरबियत के बहुत सारे उसमें वो होते थे पढ़े हुए सारे,
क्योंकि मैं बचपन से ही कहानियों में रहता था, क्योंकि वो एक एलिमेंट था। मुझे लगता है कि वो दोनों बहनें आपस में खेलती थी, ज़ाहिर है वो बहनें और वो, तो मैं अकेला था, तो मैं फिर कहानियों में रहने लग गया। मैंने अपने उसमें से दोस्त बनाना शुरू कर दिए, तस्वीरी कहानियाँ आती थी पहले, तो वो मुझे लगता था कि अच्छा ये जो कैरेक्टर है, मैं उसके साथ साथ चलना शुरू कर देता था तो कहानी में, और फिर मैं उसके साथ रहना शुरू कर देता था। फिर मैं उम्र अय्यार, टार्जन, आंगलू बांगलू और ये छोटी छोटी कहानियाँ मिला करती थी तब। तो मेरे स्कूल के रास्ते में एक पढ़ती थी लाइब्रेरी, मैं वहाँ से लिया करता था ये कहानियाँ। और मैं तालीम और तरबियत की शुरू से शुरू करता था। मैं एक लफ्ज़ नहीं छोड़ना चाहता था, उसके सरवर्क से शुरू करता था, उसकी फहरिस्त पे जाता था, किसने लिखा, किसने ये क्या किया, 69 पे क्या है, और ये वो, मतलब मैं चाहता था एक लफ्ज़ भी मुझसे ना बच जाए, और मैं बड़े शौक से वो पढ़ता था। तो उस ड्रॉर में मैं उसको साथ साथ संभालता था। तो कभी इमेजिन किया कि मैं भी लिखूंगा ये कहानियाँ एक दिन? कॉलेज में मैं नॉर्मली वो पहले मुझे घर वालों ने डाला था ICS में। अच्छा। उसमें मैथ्स होता है, उसमें स्टैट्स भी होता है एक्चुअली साथ। मैं तो पागल हो गया कि आई मीन सीरियसली यार, मतलब मुझसे मैथ नहीं होता, मुझे स्टैट्स भी दे रहे हैं साथ। फिर मैंने वहाँ पर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं लिखूँगा, मतलब तब नहीं सोचा था। मैं कार्टून्स के साथ रहता था, मैं उनके साथ, उनकी स्टोरीज़ के साथ, मुझे स्टोरीज़ वाले कार्टून्स बहुत अच्छे लगते थे। तो अपनी आवाज़ से कब तुम्हारी दोस्त मुलाकात हुई कि ये आवाज़ जो है ये एक गाने लायक है या बोलने लायक है? नहीं, बोल तो बच्चे तो बोलते हैं, लेकिन उसको एज अ गायक, एज अ सिंगर। जब तक मैं स्कूल में था तब तक मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी बच्चा, जैसे कि सब बच्चे मिली नगमा पढ़ते हैं या लप्पे आती पढ़ते हैं, तो मैं वो पढ़ता था। तो तब तक तो मैं कोई तो कोरस होता है ना सारे एग्जैक्टली तब तक ऐसा कुछ था नहीं कि अच्छा। मैं यूनिवर्सिटी में गया, जब कॉलेज में गया सॉरी, तो वहाँ पर एक शाम गज़ल के नाम से एक कंपटीशन हुआ करता था GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। तो वो हर साल होता था। तो मेरे दोस्तों को, मैं ऐसे दोस्तों में बैठ के गुनगुनाता रहता था, तो उनको लगा कि मुझे उस कंपटीशन में जाना चाहिए। तो फ्यूजन ब्रांड का खमाज नया नया तब आया हुआ था, तो मुझे उसका रट्टा लगा हुआ था। तब कोई इतनी टेक्निकलिटीज़ तो नहीं पता थी मुझे, लेकिन वो बस याद था। तो हम लोग चले गए, वो एक कमरा था हमारा, वहाँ पर ऑडिशंस हो रहे थे, मैंने ऑडिशन दिया। और तब मैं कॉलेज में क्या पढ़ रहे थे? कॉलेज में मैं नॉर्मली वो पहले मुझे घर वालों ने डाला था ICS में। अच्छा। उसमें मैथ्स होता है, उसमें स्टैट्स भी होता है एक्चुअली साथ। मैं तो पागल हो गया कि आई मीन सीरियसली यार, मतलब मुझसे मैथ नहीं होता, मुझे स्टैट्स भी दे रहे हैं साथ। फिर मैंने वहाँ पर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में ठीक है, फैसलाबाद की जो यूनिवर्सिटी। जी बिल्कुल, वहाँ पर लिया। और इंटरेस्टिंगली इस सारी चीज़ से अलग, तब पंजाब में एक रुझान होता है, जब मैथ से मैं इतना भाग रहा था, तो वहाँ पे एक रुझान होता है कि बच्चे को कोई हुनर सिखा के बाहर भेज दिया जाए। ये बहुत पंजाबी फैमिलीज़ में होता है। तो तब मुझे TV मैकेनिक का भी काम मैंने सीखा। फिर आई स्टिल रिमेंबर बिफोर कमिंग टू द रेडियो, तब नया नया फिर रेडियो स्टार्ट हुआ, हम उस तरफ बाद में आ जाएंगे। तो पहले हम यूनिवर्सिटी पे आते हैं कि तो खमाज मैंने वहाँ पर गाया, और मैं इतना शाय था कि मैं तब आंखें बंद करके गाता था, क्योंकि मुझे लगता था मेरी नाक फूलती है गाना गाते हुए। मेरी नाक फूलती है और मेरी होंठ के ऊपर एक लाइन बनती है। तो ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत एम्बैरस करती थी। मुझे लगता था ये बहुत अजीब है यार, ये मैं कैसा लगता हूँगा। तो मैं आंखें बंद करके गाता था, मैं किसी को नहीं देखता था कि लोग मुझे देख के हंसेंगे। तो लोगों इसलिए मुझ रख ली कि पता ही ना चले। अच्छा। तो यार मैं आंखें बंद करके अब मैं गा रहा हूँ, मैंने गाना ख़त्म किया और मैंने आंखें खोली, तो सब कुछ सकते से में थे। तो मुझे नहीं पता था ये मेरे अच्छा गाने पे थे, क्योंकि उनकी तालियों ने बताया कि मैं शायद अच्छा गा दिया मैंने। वैसे फैसलाबाद करता है। बिल्कुल। उनकी मैंने चीज़ देखी, आई वाज इनवाइटेड कि वो टैलेंट को प्रमोट करें। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो या वो फिर मैंने गाया, और फिर वो जब शाम आई जिस दिन वो परफॉर्म करना था हमने, तो अब एक पंडाल सजा, उसमें गाना गाया गया। और मुझे लगता है मैं हाईलाइट इस वजह से हो गया कि वहाँ पर हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त थे, वो 3 साल से जीतते आ रहे थे, नंबर 1 पे थे, और वो बाकायदा हारमोनियम पे सीखे हुए गायक थे, और मैं बिल्कुल एक रॉ टैलेंट था जिसको बिल्कुल ही नहीं अलिफ बे भी पता थी। तो जब गाने हो गए सब और नाम अनाउंस होना शुरू हुए, तो 30 नंबर पर कोई खातून थी, मुझे नाम नहीं याद,
तो वो खातून थी, तो हमने कहा ओके ठीक है। सेकंड नंबर पे एक और साहब थे। अब फर्स्ट नंबर पे ऑब्वियस था कि वही हमारे जो दोस्त 3 साल से जीतने वही होंगे। तो हम लोग एक्चुअली उठकर पंडाल के दरवाजे तक जा चुके थे कि अच्छा चलो निकलते हैं, फिर हम जा रहे थे छोड़ के। और वो टर्निंग पॉइंट एक्चुअली था। वो एक तो वैसे वाला टर्निंग भी था कि मैं मुड़ा, और वो वैसे भी मेरी लाइफ का भी एक टर्निंग पॉइंट था कि उन्होंने जब नाम अनाउंस किया कि और पहले नंबर पर हैं मोहसिन अब्बास, तो हम सब दोस्त जब मुड़े और मैं एक्साइटमेंट में भागना ही शुरू कर दिया स्टेज की तरफ। तो मुझे वो लोगों ने ही रोका कि एक सेकंड रुक जाएं, अभी नहीं जा रहे। तो वो मैं जब जीता तो तब वहाँ से फिर मैं म्यूज़िक सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना, और फिर वहाँ पे थिएटर में ड्रामेटिक सोसाइटी जो थी हमारी, वहाँ पे सारे लीड रोल्स करना शुरू किए। तो मेरा स्टारडम वापस आ गया जो मैं स्कूल में छोड़ के आया था। वो स्टारडम फिर मुझे यूनिवर्सिटी में भी मिला, कॉलेज में भी मिला। और जब मैं फिर कॉलेज के दरवाजे से एंटर होता था तो लोगों को पता होता था कि ओह ये कौन है, ये वो है, वो इनका थिएटर आने वाला है, इसका ये गाना गाते हैं और ये हैं। फिर जब आप प्रेसिडेंट होते हैं तो फिर ऑडिशंस और टहका और वो सब, तो वो भी सब हुआ। तब मुझे शर्म आना शुरू हुई कि मुझसे अच्छा गाने वाले मेरी सोसाइटी में हैं और मैं प्रेसिडेंट होके मतलब मुझे नो हाउ नहीं है म्यूज़िक की। तब हमारे एक दोस्त थे, तब मुझे ये भी लगता था कि मुझे पढ़े लिखे माहौल में म्यूज़िक सीखना चाहिए, क्योंकि मुझसे मतलब एहतराम अपनी जगह, लेकिन तजलील से मुझे लगता था कि वो तू तड़ाक और ये वो। तो मुझे लगा मुझे किसी अच्छे पढ़े लिखे माहौल में सीखना है, लेकिन अच्छे माहौल में। तब मुझे पता चला नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का कि वो कराची में खुल रही है। तो डिसाइड किया गया कि अब क्या किया जाए। अब मैं कभी लाहौर नहीं आया था अकेले, तो कराची कैसे। तो एक बार फिर मेरी जिद और मेरे ये अब अम्मी और अब्बू बैठे हैं। यस, हाँ, पूरी फैमिली, 4 माएँ बैठी हैं, अब्बू बैठे हैं, और बच्चा फरमाइश कर रहा है कि वो अकेला कराची जाना चाहता है और अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़ के वो वहाँ जाना चाह रहा है और म्यूज़िक पढ़ना चाह रहा है। और अच्छा, इससे पहले एक और जिद कर चुका है, वो क्रिकेटर भी बनना चाहता था। तो क्रिकेटर बनने के चक्कर में वो पहले भी घर छोड़ चुका है और वो पिंडी जा चुका है घर छोड़ के। और पिंडी में उसके कोच ने उससे बदतमीज़ी कर दी टीम के सामने ग्राउंड पे, और वो वहाँ से रोता हुआ छोड़ के आ गया था। और एक और वजह ये थी कि घर वालों ने इस शर्त पे भेजा था कि वहाँ जाओगे तो पढ़ाई मुकम्मल करोगे, लेकिन मैं जिस टीम के साथ रहता था वहाँ पे और कोई भी नहीं पढ़ता था सिवाय मेरे, पूरे कमरे में। तो एक बड़ा सा कमरा था जहाँ पे हम पूरी टीम रहते थे, तो कोई भी नहीं पढ़ता था। तो मुझे ये भी एक वजह थी, और दूसरी घर को मिस कर रहा था, बहुत छोटा था। तो मैंने तो बहाना बनाया कि वो देखे ना वो पढ़ाई नहीं पूरी होगी मेरी, मैं वापस आ जाऊँ। तो उन्होंने कहा आ जाएँ फिर वापस, और मैं वापस आ गया। और फिर मैंने दूसरी ज़िद ये रखी अब कराची की। इत्तेफाक से उन्होंने मुझे जाने दिया, और उनको लगा कि ठीक है, आपको जैसे ठीक लगता है आप करें। और मैं अपनी खुददारी में ये भी कह आया कि मैं घर से पैसे भी नहीं मंगवाऊंगा, मैं खुद करूंगा। और वो कोई शाहरुख खान टाइप का चागा हुआ था अंदर से। तो मैंने कहा मैं भी मुंबई जाऊंगा और फतह कर लूँगा और सब हो जाएगा। तो यहाँ से फिर मैं कराची पहुँच गया। And you had no idea. मुझे बिल्कुल नहीं पता मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या होने वाला है। बिल्कुल नया शहर है, मैं कभी लाहौर अकेला नहीं आया था मुझे तो। और कराची के हालात भी उस तब कोई इतने अच्छे नहीं थे, आज से 10 साल पहले, अब भी बेहतर है। तो मैं कराची पहुंच गया। And then you made friends and और टीचर्स। यस। फिर एक और दुनिया, बिल्कुल एक और ही दुनिया, थिएटर की दुनिया और म्यूजिक की दुनिया। और मुझे याद है कि यूनिवर्सिटी में बैठ के हम ज़िया मोहिउद्दीन साहब को सुना करते थे। मुझे हमेशा से शौक़ था अच्छा बोलने का, अच्छा तलफ़्फ़ुज़ और अल्फाज इकट्ठे करने का डिक्शनरी में से। और पता नहीं क्यों था, लेकिन शायद वो मेरी प्रैक्टिस करवाई जा रही थी ऑलरेडी, कि मैंने यही शायद करना था काम। तो तब तक मैं रेडियो कर चुका था। फैसलाबाद में रेडियो लॉन्च हुआ था, सिटी एफएम 89। तो मैं रेडियो पाकिस्तान से रिजेक्ट हो चुका, रिजेक्ट इन अ सेंस कि मैंने एक दफ़ा, मेरे कॉलेज के बिल्कुल सामने था रेडियो पाकिस्तान, तो मैं वहाँ पर गया और मैंने वहाँ पे उनको दिया। गार्ड ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया और मेरे क्रेडिट पे कुछ भी नहीं था। मैंने सिर्फ एक सादा से कागज़ पे सफ़ेद पे लिखा, मैंने कहा अंदर दे दीजिएगा, फिर आप जाने नहीं दे रहे तो। और जाहिर है कि वो गार्ड ने कभी भी अंदर नहीं दिया होगा, तो वो कभी अंदर नहीं पहुँच पाया होगा। तो फिर सिटी एफएम 89 लॉन्च हुआ, तो मैं अपने यूनिवर्सिटी फेलोज़ के साथ वहाँ पर गया। मुझे कॉल नहीं आई थी, ये भी
रिकॉर्ड पे रखा जाए कि मुझे कभी कॉल नहीं आई थी रेडियो से। फॉर्म आया था लेकिन कॉल उन दोनों लड़कियों को आई थी, मुझे पता नहीं क्यों नहीं कॉल की उन्होंने, मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन की गई लड़के होने के तो मैं उनके साथ चला गया क्योंकि वो दोस्त थी, मैंने कहा रेडियो देख लूँगा यार, तो मैं चला गया। और जब मैं कमरे में अकेला रह गया तो उन्होंने मुझे, एक साहब आए, उन्होंने दरवाज़ा खोला, आपने भी ऑडिशन देना है? मैं कहा हाँ क्यों नहीं, तो मैं चला गया, मेरा माइक टेस्ट हुआ और वो दोनों रिजेक्ट हो गए और मैं सिलेक्ट हो गया तो यस, वहाँ से मैं रेडियो भी कर चुका था। तो फिर जब मैं कराची पहुँचा, मैं नापा में पहुँचा, मेरा ऑडिशन हुआ, मैं एक ही गाना याद था, वही खमाज, मेरा की सॉन्ग था। मुझे लगता है कि शफकत भाई ने भी इतना नहीं गाया जितना मैंने उसको कैच करवाया बार बार गा के। कौन सा था गाना? खमाज, सावन भी तो जाए पहरवान, तो यार मुझे वो याद था, तो मैंने वो वहाँ पे भी वही गाया और मैंने वो कैच करवाया और सेलेक्ट हो गया। तो सलामत अली खान साहब थे, बहुत ही yes. जबरदस्त उसका वीडियो भी, और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो मैंने जब ज़िया मोइनुद्दीन साहब को देखा वहाँ पे, जिनको सुन के, जिनकी सिर्फ आवाज़ सुनी थी, फिर अरशद महमूद साहब थे, नफीस साहब थे, राहत काज़मी साहब जा रहे हैं और सलामत साहब फिर रहे हैं, तो बहुत मैं अजीब, एक फैसलाबाद से आया हुआ लड़का, और वहाँ पे मीडिया है ही नहीं, इंडस्ट्री है ही नहीं, आप देखते ही नहीं हो स्टार्स वहाँ पे, तो मैं अजीब फैंटेसाइज हो गया वहाँ पे सब जाके। अब्बू ने क्या कहा था जब कहा मैं गाना सीखूंगा? They were okay with that, क्योंकि मैं उससे पहले, मैंने आपको बताया, मैं एक जिद मनवा चुका था वो वाली, जब मैंने जाना है अखबार लिखा तो मैंने उसकी वीडियो भी बनवाई वहाँ से, 50,000 रुपये लगवाए घर वालों के, फैसलाबाद में रहते हुए, कि 50,000 रुपये में मैंने आज से कोई 12-14 साल पहले एक वीडियो बनाई थी। Do you remember, कोई एक लफ्ज़ याद है जो अब्बू ने कहा? अब्बू के साथ मेरी मैं जिद मनवाता था अम्मी के रास्ते से। अच्छा। तो अब्बू के साथ वो एक गैप था मेरा, तो वो उस तरफ से आती थी अम्मी की तरफ से होके, तो वो एक ब्रिज थी बीच में। तो कभी मैंने कच्ची पेंसिल भी लेनी होती तो मैं अपनी बड़ी बहन को कहता था वो उनको कह दें मैंने लेनी है तो यार, तो वो अम्मा के थ्रू आया था कि ठीक है आप ऐसे खुश हैं तो आप ऐसे कर लें। तो उनको भी, क्योंकि तब तक किसी को भी नहीं पता था कि इसमें कोई पोटेंशियल भी है या नहीं है, वो बस मेरी जिद के आगे उन्होंने हथियार डाले हुए थे कि अच्छा ठीक है जाओ कर लो जाके। तो मैं चला गया और वहाँ पे फिर अच्छा, वहाँ पे एक और मजे की आपको बात बताऊँ, मुझे नहीं पता था कि म्यूजिक में भी मैथ्स है, क्योंकि जब वहाँ जाके बिल्कुल है, यस, तो वो ऑन पेपर, वो बाकायदा वो उसी तरह के 4-5-10 स्टूडेंट्स हैं, कुर्सियाँ लगी हुई हैं और आपके इम्तिहान हो रहे हैं और आपने लिखना है कि ये ताल, इसमें कितने मात्रें हैं और इसकी आरोही क्या है, अमरोही। तो मैं वहाँ जाके फिर से सर पकड़ के बैठ गया कि मैं यही सब से भाग रहा था और यही सब फिर से हो गया, क्योंकि वहाँ पे वो स्टूडेंट्स भी आए मेरे जैसे जो कहते थे कि बस मुझे 5-6 गाने सिखा दें और मैं सिंगर बन जाऊँ, और क्योंकि मुझे एक्चुअली लगता था कि मैं भी रातों रात कोई हिट हो जाऊंगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं जब ट्रेन से उतर रहा था और मैं अखबार जहां मेरे हाथ में था और उस पर आखिरी सफ़े पे शाहरुख खान साहब की स्टोरी छपी होती थी, तब उनके एक सीरीज़ आती थी, तो वो पढ़ के मैं बिल्कुल एक अजीब जोन में उतरा था कि यूँ मैंने हाथ सर निकाला और यूँ मैं देखा बाहर के इस शहर को तो फतह करके रहूँगा टाइप का मोड था मेरा। और मैं उतरा और उस शहर ने मुझे पहले हफ्ते में सिखा दिया कि बस आराम से, अभी रोजी रोटी में पड़ेंगे आप, अभी बहुत सारी स्ट्रगल बाकी है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो फिर वो मुझे फेमस होने का शौक सिर्फ तब हुआ था, और वो आखिरी बार हुआ था शायद। मुझे याद है कि जब मैं कराची जा रहा था तब मुझे शौक था कि मैं मशहूर हो जाऊं, मैं स्टार बन जाऊं, मैं सिंगर बन जाऊं और सब जाने मुझे। और जब मैं वो पढ़ गया एक्चुअली वो स्ट्रगल में, उसने भुला दिया सब कुछ, मुझे सीरियसली भुला दिया। ऑडिशंस और जगह जगह पे आप जाके सीवीज़ दे रहे हैं और आप वो बहुत बहुत मुश्किल था। मैं बिल्कुल ही भूल गया कि मैं क्या करने आया हूँ। तो ये BNN कहाँ से आया वो बनाना नेटवर्क? वो मुझे याद है मैं ऑडिशन देने गया, मैंने CV अपनी दी कराची में रेडियो स्टेशन पे, एक नैपा में पढ़ते पढ़ते। अली सफ़ीना मेरे क्लासमेट थे और मैं, हमारे एक और दोस्त थे मसूद, उनके पास बाइक थी, उनकी एक फटफटिया थी जिस पे हम कराची में घूमते थे तीनों, और जहाँ पे कहीं पे पुलिस वाले नजर आते थे तो जो सबसे पीछे वाला था फ़ौरन उतर के भागना, और ये वो वो बड़ा वो एक इंटरेस्टिंग था कि अच्छा सीरियस हो गया ना, वो साइड पे खड़ा हो गया कि हम तो साथ ही नहीं हैं तो फिर आगे जाके भाग रहे हैं बाइक के पीछे और फिर बैठ रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग था वो भी। तो
मैंने वहाँ पे CV दी, ऑडिशन दिया रेडियो पे FM 107 पे, और वहाँ पे एक स्ट्रगल शुरू हुई मेरी। उन्होंने कॉल नहीं आई मुझे, मैंने ही उनको कॉल की। मैंने कहा सर वो मैंने अपना ऑडिशन दिया था, वो मोहसिन, और वो रात का शो, मुझे हमेशा से रात का शो करने का बड़ा शौक था, शायरी का, और बड़ा सीरियस और सोबर शो। और तो उन्होंने कहा हाँ हाँ आपका तो ऑडिशन बड़ा अच्छा था, आप आ जाए ना, वो CV यार आपकी मिसप्लेस हो गई। राइट सर। तो वही हुआ जिसका डर था कि CV पे नहीं हुआ, तो वो ऑडिशन उन्होंने सुना तो मैं चला गया। अब उन्होंने मुझे एज प्रोड्यूसर ही हायर कर लिया वहाँ पे। एंड कैन यू इमेजिन कि मुझे कुछ नहीं पता कि प्रोड्यूसर क्या करता है। और मैं रोज जाता था और मैं जाके उनका एक PC होता था, मैं वहाँ पे बैठ के गाने सुनता रहता था। अब सब देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, मेरे हेड ने आके मुझे बताया कि आपने वो जाके ना वो देख ले वो क्या हो रहा है ऑन एयर में, और ये वो। राइट सर। भाग गया, खड़ा हो गया, जाके बोर हो रहा है, फिर वापस आ गया, फिर PC पे बैठ गया। तो एक अजीम दिन था जब मुझे जलील भी होना था कि मुझे नहीं पता कि क्या करता है एक प्रोड्यूसर। और अब मैं बैठा हूँ, उसी तरह संडे का दिन है और स्टेशन पे बहुत सारे लोग नहीं हैं। हमारी एक टेक्निकल की इंचार्ज थी, वो अपने रूम में बैठी हुई थी, और मैं आके उसी तरह हस्बे आदत हस्बे तौफीक PC पे बैठा हूँ, गाने सुन रहा हूँ, और बस चिल कर रहा है एक आदमी। उसको नहीं पता कि उसकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं, उसने 8 घंटे पूरे करने और चले जाना है। अब संडे का दिन है और ऑन एयर में डेड एयर जा रही है, ब्लैंक, कुछ नहीं जा रहा ऑन एयर में। और वो भागती हुई आई और उनकी बहुत शार्प आवाज़ थी, इतनी चुपती हुई, और उन्होंने आके चिल्लाना शुरू किया, आपको पता है क्या हो रहा है अंदर, और आपको अंदाजा है अंदर क्या हो गया है, डेड एयर जा रही है, आपको तो पता ही क्यों नहीं। और उनके मुंह में जो आया उन्होंने कहा, और मैं बिल्कुल ब्लैंक था कि मैंने क्या करना है, मुझे रिएक्ट क्या करना है। मैं चला तो गया ऑन एयर में, आपको पता है ये क्या करना है, इस फेडर के साथ यूं करें, गाना प्ले करें, अरे गाना प्ले करें, ओके मैंने गाना प्ले कर दिया। और मैं तब मुझे पहली बार पता चला कि इस पैनल के साथ मेरा क्या रिश्ता है और एक प्रोड्यूसर की क्या जिम्मेदारियां हैं। अगर मैं उस दिन जलील ना होता तो मुझे कभी पता ना चलता। और तब आहिस्ता आहिस्ता मेरी दोस्ती हुई ऑन एयर से, पैनल से, माइक से, और ये वो। क्योंकि जब मैं फैसलाबाद में शो करता था तो मेरे सामने एक और बंदा बैठ के पैनल को ऑपरेट करता था, मैं सिर्फ बोलता था, तो इसलिए मुझे बिल्कुल टेक्निकली नहीं अंदाजा था कि मुझे क्या करना है। सो वो हुआ, और उसके बाद मैंने एक शो अपने एक RJ को, फिर मैं एक प्रॉपर वाला प्रोड्यूसर बना, तो फिर मैंने एक शो लॉन्च करने का सोचा। तो एक पंजाबी भंगड़ा शो, वीकेंड पार्टी टाइप का एक शो मुझे लगा कि मुझे लॉन्च करना है। तो मैंने, हमारे एक RJ थे, मैंने उनको कहा कि मैं ये प्रोड्यूस करता हूँ, एक प्लेलिस्ट और सारी उसकी पैकेजिंग मैंने बनाई और मैंने उनको बताया। उनसे हो नहीं पा रहा था, तो मैंने कहा चले एक काम करते हैं, हम दोनों करते हैं। वो शो हम दोनों ने करना शुरू किया। तो हमारे जो CEO थे उन्होंने वो शो सुना और उन्होंने कहा कि आप अकेले करेंगे शो। फिर मैंने वो शो अकेले करना शुरू किया, उसका नाम था B for भंगड़ा। वो शो 107 की आई थिंक हिस्ट्री में वो एक शो होगा जो 8 साल एक ही स्लॉट पे चलता रहा और वो नहीं बंद किया गया। मेरे आगे पीछे शोज बहुत सारे बदले। तो बेसिकली मुझे लगता है कि वो शो जो था वो मेरे करियर की बैकबोन है। वो शो मैं कर रहा था और मुझे वो शो सुन के कॉल आई थी आज TV से 4 मैन शो के लिए। तो मुझे याद है, मैं इसी तरह क्लास में बैठे थे, हम म्यूज़िक प्रैक्टिस कर रहे थे और सलामत साहब बैठे हैं, वो प्रैक्टिस करवा रहे हैं हमें, सफीना भी बैठा हुआ है, हम सारे सरगमे कर रहे हैं और मुझे कॉल आती है और मैं बाहर गया, मैं सर एक सेकेंड, मैंने फ़ोन उठाया क्योंकि उस वक्त मैं हर फ़ोन उठा लेता था कि पता नहीं कहाँ से कौन सी कॉल आ जाए मेरा क्या। तो मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा जी मैं आज TV से बात कर रहा हूँ, हम चाहते हैं कि आप आएँ और हमसे मिलें। मैं अंदर गया, मैंने इस्लाम साहब को बताया। इस्लाम साहब को पता था कि हम दोनों परदेसी हैं, सफीना भी और मैं भी, तो वो हमसे बड़ी उनकी मज़े की बाउंडिंग थी। तो मैं जा रहा हूँ आज TV पे और ये वो। तो मैं जब आज TV पे पहली बार गया और वो मैं सिख का एक गेटअप किया करता था, तो वो हमने एक रॉ सा एक सिख बनाया और उन्होंने कहा जी आप जो रेडियो पे शो करते हैं हमें वैसे ही उतना ही लाउड और हैपनिंग सा एक कैरेक्टर चाहिए, एक रिपोर्टर हमारा होगा। तो कश्मीर सिंह के नाम से मैं वो 4 मैन शो में पहली बार मेरी TV अपीयरेंस हुई। तो वहाँ से फिर TV शुरू हुआ और उसके साथ ही आज TV का एक प्ले TV चैनल था, उस पर मैं एक शो फिर एज VJ भी करना शुरू कर दिया। पढ़ते किस वक्त थे? क्लासेस भी तो अटेंड करते? क्लासेस भी करते थे, हाँ जी, दिन में क्लास होती थी और फिर उसके साथ फिर मैं ये शुरू हो गया। तो फिर लाइफ मुझे लगता है कि वो उस तरह से चलना फीस भी निकलनी शुरू फीस भी हुई, निकलनी अच्छा खाना भी थोड़ा सा होना। यस मुझे याद है मैं कितने लड़के रह रहे थे एक ही? मैं रहता अकेला था। अच्छा। मैं कराची में जब तक रहा हूँ मैं अकेला रहा हूँ, आखिरी दिन तक भी और पहले दिन तक भी।
मुझे प्राइवेसी और द मी टाइम थिंग मुझे बड़ा वो होता है, क्योंकि ड्रॉर्स में चीजें भी रखनी यस हाँ। अब ये देखे ना, रिलेटेबिलिटी है ना कि वो बच्चा जो एक एक चीज संभाल के रखता है कि इसको कोई ना छेड़े, कोई ना छुए। मेरी चीजों को अगर मेरी वाइफ भी छेड़ती है तो मैं कहता हूँ कि मैं जैसे छोड़ के ऐसे ही रहने दें, ना संभाले ना इनको, मैं खुद संभाल लूंगा। तो मोहसिन को पहली मोहब्बत कब हुई? मोहसिन से पहली मोहब्बत हुई थी एक दफा, मुझे याद है। तो फिर मोहसिन को जवाब में मोहब्बत हो गई। अच्छा। एक्चुअली मुझे याद है वो होती है ना वो नई नई कजन्स वाली, कि वो नए नए कजन्स मिलना शुरू होते हैं, आप नए नए बड़े हो रहे होते हैं और फिल्म में आपके दिमाग में आप फिल्मी हीरो चल रहे होते हैं। और शाहरुख खान ने मुझे बहुत ख़राब किया, बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब किया, मैं आपको सही बताऊं। बीवी से फातिमा और मैं मज़ाकरात में साथ थे। या तो हमेशा की तरह वो मेरे से मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। जैसा कि तारीख बताती है कि हमेशा कि पहले मोहब्बत हुआ करती है और फिर मोहसिन साहब को जवाबन मोहब्बत करना पड़ती है। अभी भी है? बहुत शदीद। मैं नहीं। Have you met him? No, I wish I could. हमने मुज़ाकरात किया था लाइव, वासे भाई दुबई में उनके साथ थे। तो उन्होंने जब कहा कि मुझसे गाने की फरमाइश की तो वो मेरे लिए वो मोमेंट था कि शाहरुख खान ने मुझे ये गाना गाने को कह दिया, तो मेरे लिए वही बहुत था। लेकिन आई विश कि मैं उनको मिल पाऊंगा। तो हाँ, तो किसी ने मोहब्बत की तो आपको मोहब्बत? उन्होंने मुझे एक लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि ये पढ़ते ही फाड़ देंगे आप। मैं वॉशरूम गया और वो बाहर खड़ी रही बहरे पे, और मैंने वो लेटर पढ़ा और मैं बाहर निकला, उन्होंने फ़ौरन छीनते फाड़ दिया। और शर्माते शर्माते मैं वहाँ से निकला और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो चोरी चोरी जब नजरें वो वाला शुरू हुआ। और फिर वो मुझे लगता है कि वो पहली एक बाउंडिंग थी। मैं अपने एंड से मोहब्बत नहीं कह पाता, लेकिन हाँ वो एक बाउंडिंग थी मेरी। तो वहाँ से और फिर दूसरी दफ़ा कब हुई? फिर मेरी तरफ से पहली मोहब्बत हुई, कॉलेज में हुई। अच्छा। या और वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्टर है कि मैंने जब उनके यहाँ रिश्ता भेजा, ओह यहाँ तक आ गई बात? यस यस। एंड यू वर जस्ट अ टीनेजर? या मैं बिल्कुल और कुछ नहीं करता लड़का। हाँ। लड़का कुछ भी नहीं करता। और लड़के ने उनके घर रिश्ता भेजा है और वो गए हैं घर वाले, उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है। अब ये भी एक बड़ी फिल्मी सिचुएशन थी। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, आपके पास 1 साल 2 साल का टाइम है एक्चुअली, तो आप देख लें, अगर आप कुछ कर पाते हैं तो हम कर देंगे फाइनलाइज। उन्होंने बात नहीं पक्की की, उन्होंने एक ओपन। तो जब मैं कराची गया था तो एक ये भी मेरे दिमाग में एक बात थी कि मुझे कुछ करना है सो दैट मैं कुछ कर पाऊँ। लेकिन फिर वो मुझे करते 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 शायद इतना टाइम हो गया कि वहाँ से कुछ मसले मसाइल, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, और वो उनको लगा कि ऑलरेडी एक ओपन रिलेशनशिप है तो लड़की वालों की तरफ से फिर वो कुछ हुआ तो उनको लगा कि शायद नहीं हो पाएगा। और इस दुखी दास्तान को कहाँ कहाँ लिखा, किस किस गाने में डाला ये जुदाई को? और मैंने मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लड़कियों के लिए गाने बहुत कम सुने हैं। मेरे दिमाग में कभी भी, हाँ मेरा टीनेज जो था उसमें ऑब्वियसली होगा, और उन खातून के लिए मैं गाना सुनता था मैंने जब पहला गाना लिखा था तो शायद कहीं मेरे सबकॉन्शियस में हो कि मैं उनके साथ जाऊं उफक पार, क्योंकि पहले गाना था मेरा जाना है उफक पार मुझे जाना है सनम, इट वाज लाइक दैट। तो शायद उनके साथ जाना होगा। लेकिन उसके बाद से फिर वो गानों की मुझे लगता है कि एज के साथ साथ वो समत भी चेंज होना शुरू हो गई कि अच्छा ये गाना किसके लिए किसके लिए किसके लिए। तो मैं पहली बार, मुझे याद है जब वहाँ से रिजेक्शन हुई तो मैं फैसलाबाद में ही था और हम खाने की टेबल पर बैठे हुए थे और मैं ऐसे रो रहा था और मैंने किसी को नहीं बताया, बस वो ये था कि इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। मुझे किसी ने पूछ लिया, शायद अम्मा ने या किसने, तुम्हें क्या हुआ है? और मैंने एक दफ़ा उनकी तरफ देखा और मैं फट गया कि ये हो गया और मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं क्या करूँगा, मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो अम्मी ने क्या कहा उस वक्त? ज़ाहिर है हौसला तसल्ली, क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारी उम्र क्या है, तुम क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी के साथ, इट्स नॉट अबाउट गर्ल्स, रिलैक्स, और ये वो। तो फिर मैं कराची गया, फिर मेरा फिर से
द लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप ऑफ माई लाइफ, 6 साल पे मोहित, एक बड़ी एक शदीद एक रिलेशनशिप चला, एक मोहब्बत चली, और फिर उन्होंने इस वजह से हमारी सेपरेशन हुई कि उनके घर वालों को लगता था कि मैं जो काम करता हूँ वो काम नहीं करना चाहिए मुझे, मैं कुछ और काम कर लूँ। तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये कराची में हुआ? ये इत्तेफाक से मेरी मोहब्बतें पंजाब में ही रही हैं सारी। अच्छा। वो कराची तक नहीं रही। आई होप कि मेरी बीवी ये इंटरव्यू नहीं देखेंगी। तो बीवी से कब मिले? हाँ, बीवी से फातिमा और मैं मज़ाकरात में साथ थे। ओह। या तो हमेशा की तरह वो मेरे से मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। जैसा कि तारीख बताती है कि हमेशा कि पहले मोहब्बत हुआ करती है और फिर मोहसिन साहब को जवाबन मोहब्बत करना पड़ती है। तो या जो मुझे फातिमा बताती हैं, लड़कियां मोहब्बत करती हैं तो क्या करती हैं? मेरे साथ लड़के मोहब्बत करते हैं तो फिर तो खत लिखते हैं, खुशबू में है ना, डबोके वो भेजते हैं, लिफाफे जो में खुशबूदार होते हैं, फूल भेजते हैं। जब लड़कियां मोहब्बत करती हैं तो क्या करती हैं? लड़कियों ने मोहब्बतें जब मुझसे की हैं तो वो शर्माना शुरू कर देती हैं, वो मुझे अवॉइड करना शुरू कर देती हैं। वो उनका पहला रिएक्शन होता है। फातिमा ने भी यही किया और उन्होंने फिर मुझे बाद में बताया कि मैंने आपको ज़्यादा अवॉइड करना तब शुरू किया जब आप मेरे ख्वाब में आ गए। आप मेरे ख्वाब में ही आ गए तो मुझे लगा कि हम तो, और मैं नॉर्मली बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, सोशलाइज नहीं करता या फ्रेंडली नहीं हूँ या मैं बात बहुत कम करता हूँ, तो हम लोग बात नहीं करते थे। मैं बिल्कुल काम से काम रखने वाला आदमी था, हूँ अभी भी। मैं काम करता हूँ और मैं घर चला जाता हूँ सीधा। और ये मेरी प्रैक्टिस कराची से भी है। मेरे तब भी वो दोस्त कहते थे तेरे कौन सा बच्चे रो रहे हैं, क्या करने तूने कमरे में जाके, अकेला रहते है तू यहाँ पे क्या? मैं कहता बस काम हो गया, मैं जा रहा हूँ। तो मुझे वहाँ पे जाना होता था। तो अभी भी तो हम बात भी नहीं करते थे। तो आई डोंट नो, अब उन्होंने कहा कि जी आई सॉ यू इन माई ड्रीम, और मैंने फिर बिल्कुल ही अजीब आपको देखती थी तो मैं कहती थी क्यों मेरे ख्वाब में आ गए और कैसे और ये। तो वहाँ से फिर वो हमारी बातचीत भी थोड़ी बहुत शुरू हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी बाउंडिंग एक डेवलप होना शुरू हुई और नौबत यहाँ तक आ गई। तो किसने प्रपोज किया था? मैंने किया, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नॉन सीरियस रिलेशनशिप्स, मेरी ज़िंदगी में अगर 3 लव स्टोरीज हैं मेजर, तो उन तीनों को मैंने, जैसे आपने कहा कि अच्छा फ़ौरन ही वहाँ रिश्ता भी भेज दिया, तो मुझे लगता है कि सीरियस रिलेशनशिप में कभी भी मैं वो टाइम पास वाला लड़का नहीं था। या मुझे लगता है कि मेरे पास ना इतना टाइम है कि मैं किसी के साथ टाइम पास कर सकूं, और ना ही मेरे पास इतनी एनर्जी है कि मैं ज़ाया करूं, इमोशनल एनर्जी। तो मैं एक बहुत संजीदा आदमी रहा हमेशा से। तो संजीदा आदमी इतनी कॉमेडी कैसे कर लेता? That's the point। मुझे भी हमेशा हैरत होती है कि अब देखिए ना कि मैं जब भी ऑडिशन देता था तो मैं एक दुखी रात का शो और पीछे फ्लूट बज रही है और मैं एक नज्म सुना रहा हूँ, और मुझे तो लग रहा है वहीद बुराद ने काली शॉल ली हुई है। यस। और वो गजल जो है वो गाई जा रही है, और गजल गाई जा रही है और पीछे मेहदी हसन साहब, वो भी पियानो के ऊपर मेहदी हसन साहब की गजल चली और मैं एक दुखी सी नज्म पढ़ने के बाद उसको फेडर ऊपर करता हूँ और वो शुरू। तो मैं ऑडिशन भी इन शोज के दिया करता था, और इत्तेफाक देखिए कि मेरा शो जो हिट हुआ वो बीफर भंगड़ा था, जिसमें मैं उधम मचा देता था। मैं एक्चुअली स्टूडियो की कुर्सी के ऊपर चढ़ के भी नाच रहा होता था। इतना हैपनिंग शो होता था वो कि मेरे अंदर वो एनर्जी होती थी जो ट्रांसफर होती थी ऑडियंस तक, और फिर वो शो एक आज तक लोग याद करते हैं, मेरे जो वहाँ के फैंस हैं। Did you ever wonder कि ये कहाँ थी? Yes, ये कहाँ थी? सलामत साहब हमारे शो पे आए मज़ाकरात में, और वो कहते हैं मुझे बहुत हैरत होती है इस बच्चे को ऐसे देख के, ये तो इतना शाय था, क्लास में चुप करके बैठा रहता था, एक नुक्कड़ में बैठा रहता था, अपनी प्रैक्टिस करता था और चुप करके चला जाता था। इसको हुआ क्या है, ये कैसे ऐसे हो सकता है? तो यस, मुझे भी बहुत हैरत होती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कब हुई मुझे नहीं याद, ये कैसे हुआ मुझे बिल्कुल नहीं याद, लेकिन कुछ हुआ होगा कि ये हो गया। मोहसिन ऐसा निकल आया, यानी लोग गवाह हैं इस बात के। तारीख में बहुत सारे मौरिख ने लिखा है कि मोहसिन एक शाय बच्चा था, और वो कराची जाने के बाद भी एक शायर लड़का था। वो जब क्लास में बैठ के गाना भी गाता था तो वो शायर लड़का था। वो ऊंची आवाज लगाते हुए शर्माता था। तो ये सोच लो कि एक बच्चा जो आंखें बंद कर ले। यस, मतलब मैं ऊंचा गाता नहीं था कि मुझे लगता था मैं ऊंचा गाऊंगा तो लोग देखेंगे। मैं हाई नोट्स नहीं लगा पाता था, मैं इतना कॉन्फिडेंस से बिल्कुल ही दूर था बच्चा। लेकिन ये कॉन्फिडेंस फिर जाहिर है सलामत साहब ने भी दिया मुझे कि मैं ऊंचा भी गाया और सब। लेकिन कुछ हुआ ऐसा कि ये इतना शायर लड़का आज ऐसा हो गया कि अमानत साहब
अमानुल्लाह साहब कहते हैं कि ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ कॉन्फिडेंस ना करेगा जो करेगा। तो आई डोंट नो ये यानी आज ये टाइम है, मुझे ऐसा लगता है कि डू यू रिग्रेट एनीथिंग? रिग्रेट किसी चीज का अफसोस है? ऐसी कोई चीज है जिसे इरेज करना चाहो? आई थिंक हर दाग है इस दिल में बजुज़ दाग नदामत। आई डोंट थिंक रिग्रेट। मुझे लगता है कि जो होता है या जो हुआ या जो डिसीजंस लिए गए पूरे होशो हवास में लिए गए थे, तो इसमें रिग्रेट तो नहीं होना चाहिए। कामयाबी क्या चीज है? कामयाबी जब आप की मिसालें दी जाने लगे, मुझे ऐसा लगता है जब आपकी मिसालें दी जाने लगे तब आप एक कामयाब आदमी होते हैं। यानी एक मैं इसलिए ये बात इतने वसूख से कह सकता हूँ कि जब मैं कराची जा रहा था तो एक बिल्कुल अलग मौसम था, एक ऐसा मौसम जो वॉशरूम जाता था तो उसकी अम्मी बाहर खड़ी रहती थी क्योंकि वो डरता था, वो नहीं जा सकता था। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि जो मोमबत्तियाँ मुझे साथ देकर भेजी गई थी कराची, मैंने उस अंधेरे से, उस अपने फियर से इतना झगड़ा किया कि वो 8 साल 10 साल बाद जब मैं कराची से वापस आया तो वो उसी तरह नई नवेली वापस आ गई। मैं जब लाइट जाती थी तो मैं पड़ा रहता था कमरे में और मैं उस अंधेरे से लड़ता रहता था, मैं फाइट करता रहता था। मैं आज आप एक और इंटरेस्टिंग किस्सा बताऊं। मुझे इफ्तिखार ठाकुर साहब ने बताया कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी इज्जत क्यों करता हूं? मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा कि जब मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे तुम्हारे, वो जो फोरमैन शो वाले लड़के थे, तो मैं जब कराची आया तो मैंने उनसे कहा कि उस लड़के से भी तो मिलवाएं, वो जो सिख बनता है आपके शो में। तो इत्तेफाक से हम गुलिस्तान जौहर में ही बैठे हुए थे और गुलिस्तान जौहर में बाहर कराची में रिवाज है, फुटपाथ पे कुर्सियाँ लगी होती हैं, लोग चाय पी रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो जो सामने इकरा अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे वो रहता है, और कहते मैंने वहाँ पे देखा एक लड़का, उसने शॉर्ट्स पहने हुए हैं और हाथ में उसके झाड़ू है और वो बालकनी में झाड़ू दे रहा है। मैंने तुम्हें उस तरह देखा था वहाँ पे उस हालत में, और आज जब मैं तुम्हें यहाँ पे इस हालत में और इस मकाम पे देखता हूँ तो मेरा तुम्हारी इज्जत करने को दिल करता है। ये वही बच्चा मेरे ब्रदर इन लॉ कराची में मेरे पास आए कुछ दिन के लिए, तो आई वॉज वॉशिंग, आई वॉज डिशेज, और मैं अपने बाथरूम धो रहा था और मैं लोटा मांज रहा था, तो वो रोने लग गए क्योंकि उन्होंने वो मौसम देखा है जो फैसलाबाद में घर में था, जो उठ के पानी नहीं एक्चुअली पीता था। मैं अपने कपड़े भी धो रहा हूँ और सब कुछ कर रहा हूँ खुद ही, जाहिर है ऑब्वियसली। तो वो सब करने के बाद जब मैं वापस आता हूँ तो आज मेरे पूरे फैमिली में ये मिसाल दी जाती है नए बच्चों को कि अगर मोहसिन कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, क्योंकि तुम इतने लाडले नहीं हो जितना वो था। क्योंकि मेरे बाद आने वाले जितने भी हैं वो भाई हैं, वो बच्चे हैं, बहुत सारे लड़के, तो मेरे जितना मुझे लगता है कि प्यार किसी ने लिया नहीं होगा फैमिली में। तो आज मेरी माँ से लेके उनकी माँओं तक वो मिसालें देते हैं कि अगर मोहसिन ये कर सकता है तो तुम लोग भी कर सकते हो। तो रोना बंद करो, अपने ऊपर तरस खाना बंद करो और जाओ, गो वर्क हार्ड, दैट्स इट। और नाकामी? नाकामी मुझे लगता है कि मैं नाकाम तब होता मेरे लिए, मेरी नज़र में, कि अगर मैं कुछ ऐसा करता जिससे मेरी माँ को शर्मिंदगी होती, स्पेशली माय मदर, तो मैं नाकाम हो जाता। आज मैं प्रोफेशनली कामयाब हूँ नहीं हूँ, मैं पर्सनल लाइफ में कामयाब हूँ नहीं हूँ, मेरी माँ बहुत सेटिस्फाई गई हैं मुझसे। मुझे हर बंदे ने आके, इवन हम लाहौर में जहाँ रहते थे वहाँ पर हमसायों ने आके कहा कि वो तो बेटा तुम्हारे नाम की ही तस्बीह करती रहती थी, वो तो तुमसे बहुत खुश गई हैं, वो तो इतनी एक्साइटेड होती थी कि मोहसिन का शो आ रहा है, मोहसिन का ड्रामा आ रहा है, मोहसिन की शर्ट कहाँ है, मोहसिन का ये क्या है, मोहसिन। तो या डू यू अंडरस्टैंड डेथ? मौत को समझते हो? एक बहुत अजीब फैक्ट आपको बताऊं, आई वॉज द किड, इट्स नॉट अबाउट मरना, इट्स नॉट अबाउट दैट, लेकिन मैं एक ऐसा बच्चा था जो बचपन से अपनी माँ को कहा करता था दुआ करने को कि मुझे वापस जाना है,
आई वॉन्टेड टू गो बैक। जब जिस दिन मुझे आई ऑलवेज हैड क्वेश्चंस इन माई माइंड। आई रिमेंबर जब मुझे पहली बार साइकिल मिली थी तो मैं फैसलाबाद के गिरदोनवा में गांव थे बहुत सारे, तब इतना आबाद नहीं था, तो मैं वहाँ पर जाके पगडंडियों पे बैठा रहता था और मैं पता नहीं क्या सोचता और क्या देखता रहता था। मेरे जो मामू हैं शानी मामू, मेरी उनके साथ बहुत बाउंडिंग थी और मैं उनको लेके फैसलाबाद में पैदल फिरता रहता था। हम घंटा घर से अपने घर तक पैदल, मैं उनको कहता नहीं रिक्शे में नहीं जाना, बस पे नहीं जाना, पैदल जाना है ताकि मैं देखूं, चीज़ें देखूं। आई ऑलवेज हैड क्वेश्चंस, क्यूरियस बच्चा था मैं हमेशा से। तो मैं हमेशा अम्मा को आखिरी वक्त तक, बचपन से आखिरी वक्त तक मैं उनको हमेशा कहता था कि मेरी मुंतकिली की दुआ कीजिए, मुझे वापस जाना है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। शायद ये बातें मैंने कभी नहीं की ऑन स्क्रीन या ऑन, मुझे मसला हो रहा है, मुझे उलझन हो रही है, मुझे मेरी बेटी के बाद भी मैंने एक शेर लिखा अभी रिसेंटली, हम कि पहले ही थे बेजार बहुत लोगों से, फिर तेरे बाद किसी की भी जरूरत ना रही। तुम एज चार्ल्स बुकॉस्की सेड के आई डोंट हेट पीपल, आई जस्ट फील बेटर व्हेन दे आर नॉट अराउंड। तो इट्स नॉट अबाउट कि मुझे कोई मसला है लोगों से, आई जस्ट फील बेटर कि जब मैं अकेला हूं या मैं अपने साथ हूं या मैं सो या अम्मा कहती थी मैं ये दुआ कैसे करूं, मैं नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी आसानी की, तुम्हारे सुकून की दुआ कर सकती हूं, लेकिन मैं ये दुआ कैसे करूं कि तुम चले जाओ। यानी तुम मरना लफ्ज़ नहीं, लेकिन तुम्हारा इंतकाल हो जाए, तुम्हारी मुंतकिली हो जाए। मैं माँ होकर ये दुआ नहीं कर सकती। मौत को मैं बहुत क्यूरियस हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वापस जाने को, मिलने को, सवाल डिस्कस करने को, जवाब लेने को, बातें करने को, उस लाइफ को जीने को। मेरे अंदर का बच्चा, मुझे लगता है कि जो स्टोरीज मैंने बचपन में पढ़ी हैं, जो कैरेक्टर्स मेरे दोस्त रहे हैं बचपन में, वो वहाँ मिलेंगे मुझे, मैं वहाँ पे उनके साथ रहूँगा। मैं बड़ा नहीं होना चाहता था कभी भी, मुझे खौफ आता था बड़ा होने से। मैं कभी भी ये सब नहीं करना चाहता था जो मैं कर रहा हूँ, या जो ये सब नहीं, आई नेवर। सो या इट्स वेरी अनरियल, इट्स वेरी लोग शायद रिलेट ना कर पाए मेरे ऑन स्क्रीन इमेज से। वो हमेशा बोर होते हैं मुझे मिलके, वो हमेशा डिसअपॉइंट होते हैं मुझे मिलके। ये सबसे बड़ा गिला रहता है जो भी लोग मुझे पर्सनली मिलते हैं कहीं पे भी, एयरपोर्ट्स पे, बाहर मॉल्स में। आप शो पे तो बड़े हंसते हैं जी, आप शो पे तो बड़े हैपनिंग होते हैं, आप शो पे तो बहुत लार्जर देन लाइफ और बहुत छिछोरे और बड़े लाउड होते हैं, हम बड़े सीरियस हैं ऐसे। सो या दैट्स हाउ आई एम। जो लोग पर्सनली मुझे जानते हैं 4-5, वो जानते हैं कि ये ऐसा है। क्योंकि तुम सेंसिटिव हो, तुम महसूस ज़्यादा करते हो, तुम शायद तलाश ज़्यादा कर रहे हो। हाँ, वो मोहसिन नकवी साहब ने कहा था ना कि हमारी जान पे दोहरा अजाब है मोहसिन, कि देखना ही नहीं हमको सोचना भी है। जॉन एलिया साहब ने भी कहा कि खुश रहने के लिए बेहिसी दरकार है, कि अगर आप बिल्कुल बंद कर लें आंखें और आप छोड़ दें सबको, तो आप बहुत खुश रह सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि मैं खुश नहीं हूं, इट्स अबाउट कि मैं अनकंफर्टेबल हूं, मैं बेचैन हूं शायद, कि मुझे आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस। अम्मा की बार तो मुझे शायद टाइम मिला था, तभी बेमानी हो गई थी। वीनू की बार मुझे टाइम भी नहीं मिला, नैनो सेकंड्स में, शी लेफ्ट इन नैनो सेकंड्स। और मैं बेयकीनी से उसको देख रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैं सिर्फ फातिमा के इत्मीनान के लिए हॉस्पिटल गया था, मुझे अच्छी तरह याद है। सो मेनी क्वेश्चंस। और जब बेबी तुमने रिसेंटली अपनी खोई है, 6-7 महीने की, 1.5 माह की, 6-7 वीक्स की, है ना, उस वक्त क्या हुआ था तुम्हारे साथ? हाउ डिड यू कम टू टर्म्स? और अपनी बेगम को तुमने किस तरह, फातिमा को किस तरह तुमने स्ट्रेंथ दी? मैंने 2-2.5 साल पहले इसी तरह अपनी अम्मा को खोया, अपने ही हाथों में। मुझे याद है मैं दुबई में था, हम स्टाइल अवार्ड्स
हम अवार्ड्स हो रहे थे और मैं और अनुषे होस्ट कर रहे थे और अम्मा वाज वेरी एक्साइटेड। मैं एक एक तस्वीर उनको भेजता था क्योंकि हम उसकी मेकिंग भी शूट कर रहे थे, तो मैं रोज़ तैयार होकर उनको पिक्चर्स भी भेजता था। तो मैं जिस रात वापस आया उसकी अगली सुबह उनकी डेथ हो गई। इट्स लाइक कि वो शी वॉज वेटिंग फॉर मी टू कम, और बिल्कुल ऐसे ही मेरे हाथ में थी, वो गोद में ही थी, और उसी तरह उन्होंने मेरे हाथ में ही उनको अटैक हुआ पहला, और मैं शी वॉज लिटिल हैवियर, सो मैं उनको उठा नहीं पा रहा था गोद में, लेकिन मैं उनको लेके चाह रहा था, और मैं गाड़ी तक गया एंड ऑल, और फिर डॉक्टर आए और आई वाज जस्ट शाउटिंग। मैं बिल्कुल पागल था उस वक्त, हो चुका था। मैं बिल्कुल चिल्ला रहा था, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, खुदा से भी गिले कर रहा था और पता नहीं क्या क्या कह रहा था कि ये मत करना क्योंकि सिर्फ यही है मेरे पास। तो या हम गए और जो भी प्रोसेस हुआ होता रहा। शी डिडंट सर्वाइव, शी वेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पहला जख्म लगा, तब मुझे एहसास हुआ कि लड़कियों का जाना, प्रोफेशनल फेलियर्स, खाना ना मिलना, खाने के पैसे ना होना, लोगों के टिफ़न्स पे नज़र रखना कि आज ये खाना लाया है तो मैं रात का खाना खा पाऊँगा, और अगर ये नहीं आज लाया तो आज मैं भी भूखा रहूँगा। आई एक्चुअली यूज्ड टू डू दिस कि रेडियो पे जो रात की शिफ्ट में लड़का आता था, मैं नज़र रखता था कि आज इसके हाथ में टिफ़िन है या नहीं है, बिकॉज आई डिडंट हैव मनी। तो ये सारे फेलियर्स बहुत छोटे थे जब मैंने अम्मा को खोया। तब मुझे लगता है एक ऐसा, अब बड़ा आसान है मेरे लिए ये याद करना, या जो लोग मुझे जानते हैं उनको ये जज करना कि अच्छा, जो बच्चा बचपन से ही ऐसा था, जो अकेला अपनी गाड़ी के साथ खेलता था या अकेला ही निकल जाता था बाहर, जिसके दोस्त भी नहीं थे और जो बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं था, तो वो बच्चा जब अपनी उसकी माँ चली गई होगी जिसके सबसे ज़्यादा करीब था, मैं हमेशा कहता हूँ वो आशिक थी, वो माँ नहीं थी, वो मेरी आशिक थी एक्चुअली। तो या वो जब चली गई तो उसके बाद वो बच्चा कितना कड़वा या कितना अजीब या कितना और डार्क हो गया होगा, या वापस अपने खौल में चला गया होगा क्योंकि अब कोई भी नहीं है। यानी एक ऐसा बच्चा जो खुदा को ये कहता हो कि आप मेरी ये दुआ कबूल कर लें वरना मैं अपनी अम्मी को बताऊंगा। फिर अब वो करेंगी दुआ तो फिर तो मानेंगे ना, फिर माननी पड़ेगी ना आपको। यानी जो अल्लाह को भी तड़ी लगा रहा है अपनी माँ की कि मैं बताऊं फिर अपनी अम्मी को, फिर आप मानेंगे। तो जब उसका वो मसीहा चला जाए तो वो बच्चा भाग के वापस छुप गया होगा डर के कि अच्छा अब तो कोई भी नहीं है। फिर कैसे कब, मुझे लगता है कि उसके बाद से मैं नम हो चुका हूं। अम्मा के बाद से मैं बिल्कुल नम हो गया था। मुझे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, बस अब चल रहा है। एक बच्चा जो पहले ही अपनी माँ को कह रहा है कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं बेचैन हूं, मैं यहाँ पे नहीं फिट बैठ रहा, तो कुछ करें कि मैं, और वही चली जाएं, तो उसके बाद वो बिल्कुल ही अजीब स्टेट ऑफ माइंड में होगा, बिल्कुल ब्लैंक हो गया सब। फिर माहवीन आती है मेरी बेटी, और एकदम सब कुछ अच्छा हो जाता है। मुझे एक रीज़न मिल जाती है काम करने की, जिंदा रहने की। पूरी ज़िंदगी उसकी प्लान कर ली मैंने एक रात में, उसी लम्हे में जिस वक्त मुझे याद है मैं कराची में शूट कर रहा था ड्रामा, और मुझे खबर मिली कि हम लेके जा रहे हैं फातिमा को डॉक्टर के। मेरे हाथ पैर फूल गए और मैंने वहीं डायरेक्टर को बोला कि मैंने कहा ओके मैं जा रहा हूँ। उसने गाड़ी निकाली, मेरे दोस्त थे साथ फहद और डायरेक्टर जो अली, तो उन्होंने फटाफट वहाँ से निकले और हमने पैक किए और पता नहीं कैसे सब हुआ। मैं बिल्कुल, टिकट हुई नहीं हो रही, फिर हो गई फाइनली, और फिर मैं आया फैसलाबाद पहुँचा। मैं ड्राइवर से मैंने गाड़ी ले ली, मैंने कहा नहीं तुमसे नहीं चलेगी, तुम्हें नहीं पता कैसे चलानी है इस वक्त, और मैंने उससे गाड़ी लिया। मैं जूम करता हुआ जा रहा हूँ और मैं पहुँचा अंदर। द मोमेंट आई होल्ड हर, सब ठीक हो गया। पहली बार जिंदगी में सब ठीक हो गया। मुझे लगा एवरीथिंग इज फाइन, क्यों मरना है यार, क्यों जाना है कहीं, लुक एट हर। मैं कांप रहा था, मुझे पसीने आ रहे थे और मैं अजीब हो गया था। सो आई होल्ड हर, मुझे लगा सब ठीक है और अब तो कहीं नहीं जाना,
अब तो रहना है, अभी तो जिंदा रहना है। तो उसके साथ ज़िंदगी चल पड़ी। उसी लम्हे में मैंने उसकी सारी ज़िंदगी प्लान कर ली, कैसे, क्या, कब, क्यों। मैं उससे पूछा करता था, मैं उसको लिटा के, मैं क्या बनना है आपने, क्या करना है आपने, मुझे बताओ, बाबा आपको ये भी बना देंगे। तो फातिमा मुझसे गिला करती थी, अच्छा मुझे तो ये नहीं करने देते, बेटी के लिए सब कुछ है मुझे। तो कहता था नहीं नहीं, ये कुछ भी, ये जिस चीज़ पे हाथ रखेगी, ये जो कहेगी मैंने ये करना है, मैं वो करेगी ये। तो वो सब साथ साथ चल रहा था। मैं बहुत बिजी था, ट्रैवल कर रहा था, तो बीच में एक ब्रेक आया, तो मुझे लगा कि मैं इनको कहीं ऐसे ही चलते हैं। तो हम लोग कराची में बहुत से लोगों को नहीं मिले हुए थे, मेरे जो कलीग्स थे, दोस्त थे। तो वो उसका पहला बाय एयर सफ़र था वीनू का। हम लोग गए साथ, और हम जिस रात पहुँचे, हमने वहाँ पे खाना खाया, और फिर उसको थोड़ा सा जो कंजक्शन होती है बच्चों को, वो नॉर्मल थी। तो फातिमा को एज मदर थोड़ी सी वो वहमी है, उसने कहा कि ये भी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज शी वॉज वेरी हेल्दी। वो बिल्कुल एक परफेक्ट बच्चा माशाल्लाह थी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स। तो हम लोग साउथ सिटी हॉस्पिटल में गए, और फॉर द रिकॉर्ड मैं आपको बताऊं कि साउथ सिटी ही वो हॉस्पिटल था जहाँ से फातिमा ने मुझे पहली बार खबर दी कि शी इज़ एक्सपेक्टिंग। तो हम वापस 1 साल बाद उसी हॉस्पिटल में गए जहां से उसके आने की खबर आई थी, वीनू के, इत्तेफाक। और वहाँ पर हम पहुँचे तो उन्होंने वो नॉर्मल उसको न्यूबलाइज किया, और उन्होंने वेट किया। वो 5 kg की हो गई थी माशाल्लाह 1-1.5 महीने में, और सब ठीक है, परफेक्ट है, शी इज़ फाइन। हम उसको रात को कोई 12-1 बजे लेकर आ गए गेस्ट हाउस में जहाँ पे हम रुके कराची में। हम आ गए, हम बिल्कुल खुश हैं, बच्ची हेल्दी है, हम आए हैं वीक छुट्टियों पे हैं, बीच पे जाना है, प्लान हुआ हुआ सारा ट्रिप और ये वो। रात में शी वॉज नॉट क्राइंग, वो दूध नहीं ले रही थी। तो हमने कहा वैसे ही वो सफ़र किया है पहली बार, और मौसम चेंज हुआ है, डॉक्टर ने तो कहा कि ये ठीक है, तो हम मुतमईन हैं। सुबह जब फातिमा उठी तो उन्होंने कहा कि मोहसिन ये रो नहीं रही, ये इस वक्त रोती है और ये जगाती है और ये दूध मांगती है, ये नहीं रो रही। और वो पूरी रात नहीं सोई, वो बिल्कुल स्टक थी। वो मैं आपको अपने ऊपर लेटाता था, वो वहाँ पे भी सो जाती थी बड़े आराम से। सब कहते थे, मेरी बहन भी, कि अच्छा इसको बाप के लम्स का बड़ा पता है, हमारे पास रोती रहती है। वो मेरे पास आके चुप कर जाती थी इत्तेफाक से, डोंट नो व्हाई। तो वो बिल्कुल मैं ऊपर लेटाता, वो सो जाती, वो नहीं सो रही थी। इस तशवीश से फातिमा उठी, और शायद वो भी अम्मा ही की तरह इंतज़ार कर रही थी कि हम जागें। माँ मेरी लौटने का इंतज़ार कर रही थी, ये जागने का इंतज़ार किया। द मोमेंट वी वोक अप, उसने वॉमिट की, और मैं फौरन उसको लेके बाथरूम में भागा कि वो निकाल ले। उसको उल्टा किया, उस रबिंग हर, और उसके पैर नीले हो चुके थे तब तक। और जब उसको किया, उसने एक और वहाँ पे वॉमिट किया। जब उसको सीधा किया तो आई थिंक शी वॉज नो मोर। वहीं पे आंखें, नाक, मुंह, मैंने उसको वो सांस भी देने की कोशिश की, लेकिन वो सब नीला पड़ चुका था। लेकिन हम लोग भागे फिर भी हॉस्पिटल के लिए कि चल के देखते हैं शायद। सो वी वेंट देयर, और उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने फातिमा, मैंने गाड़ी पार्क कर रहा था, फातिमा भाग गई अंदर लेके। डॉक्टर ने कहा कि कुछ भी नहीं है। तो खैर उन्होंने एडमिट किया, उन्होंने फिर भी थोड़ा बहुत चेक किया। उन्होंने कहा कि आपके साथ कौन है। तब तक मैं अंदर आ चुका था। मैं अंदर गया तो उन्होंने मुझे बुला के कहा कि सर वो 5% हार्ट बीट है और कुछ भी नहीं है बच्ची में, हम कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे याद है अम्मा की बार भी डॉक्टर ने मुझे आके 2-3 दफ़ा में यही कहा कि हार्ट बीट नहीं चल रही। फिर दूसरी बार वो आए, उन्होंने कहा कि सर आप बताएं क्या करें, वेंटिलेटर पे डाल दें। मैंने कहा जैसे आपको ठीक लगे। तो मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ दोहराया जा रहा है। तीसरी बार में अम्मा की बार डॉक्टर ने आके मुझे वो दिखाई एक पर्ची, उन्होंने कहा कि ये देखें हार्ट बीट स्टेट हो गई है, तो आप क्या करें। आई लुक्ड एट हिम एंड आई सेड ठीक है आप दे दें मुझे। एग्जैक्ट यही सब कुछ रिपीट हुआ वीनू की बार। डॉक्टर ने पहली बार मुझे आके कहा 5% हार्ट बीट है, सेकेंड टाइम उसने आके कहा कि
तब भी उसने कहा कि वेंटिलेटर पे डाल दें। मैंने कहा जैसे आपको ठीक लगता है वैसे करें। और फिर उसने आगे कहा जो 5% हार्ट बीट थी वो भी नहीं है। मैंने उसको देखा, मैंने वीनू को देखा और मैंने कहा ठीक है दे दें। एवरीथिंग वाज सो सिमिलर। मैंने कहा ठीक है दे दीजिए। और बस उसके बाद मुझे पीछे से एक आवाज़ पड़ी, सर ये एक साइन कर दें। यू कांट इवन इमेजिन कि मुझे उन्होंने ये याद नहीं रहने दिया कि मेरे साथ क्या हुआ है या मेरी बीवी बाहर बैठी रो रही है। थाने से मुझे क्योंकि ट्रैवल करना था उसको लेके, थाने से कुछ फॉर्म्स चाहिए, ईडी सेंटर से कुछ फॉर्म्स चाहिए, यहाँ से फॉर्म्स चाहिए, वहाँ से फॉर्म्स चाहिए, ताबूत यहाँ से होगा, गुस्ल वहाँ से होगा, एयरलाइन के फॉर्म्स होंगे। और आई रिमेंबर मैं उनको कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि सर ये बिल अगर आप पे कर जाएं। मैंने कहा मेरी बीवी यहाँ है, मेरी बच्ची की डेड बॉडी यहाँ है, मैं आ रहा हूँ थाने से, आप कह रहे हैं कि थाने से फॉर्म्स चाहिए आपको, मैं वो लेके आ रहा हूँ। लेकिन नहीं, अगर आप क्लियर कर जाते तो वो तो सेंसेस में ही नहीं है ना अपनी, तो हम क्या। सीरियसली मैंने उनको उनका बिल दिया। बेगम वहाँ पे जाहिर है और कोई चारा नहीं था वहाँ पे, थैंक्स टू अ लेडी देयर, उन्होंने उनको, मैं थाने और ये और वो, और इसकी 4 फोटोकॉपीज चाहिए और इसकी 5 फोटोकॉपीज चाहिए और इसका ये चाहिए और आपका आईडी कार्ड नहीं है, अरे बेगम का आईडी कार्ड नहीं लाया आप, अरे ये कैसे होगा। तो वो सारे पैनिक में मुझे रोने का मौका ही नहीं मिला, कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मेरी बच्ची नहीं है। ट्रैवल हुआ, कार्गो से ताबूत लेना है, ये है वो है, ऑल दैट, वो सब हुआ। हम गए, फैसलाबाद पहुंचे। मैंने उसके लिए एक नज़्म लिखी थी, मैंने सोचा था मैं उसको उसकी पैदाइश पे लिखी थी, फ्रेम करवाऊंगा उसको, जब बड़ी होगी तो मैं उसको सुनाऊंगा कि ये आपके लिए लिखी। आई टुक हर टू माई रूम। जब हम फैसलाबाद पहुंचे उसकी डेड बॉडी लेके, मैंने वो नज़्म उसके लिए पढ़ी और तब मैं फिर रोया। और अब मैं नहीं रोता। मैं मतलब किसी के साथ, अम्मा की बार भी ऐसा ही कुछ हुआ कि मुझे लगता था कि मैं किसी के सामने एक बात करूंगा तो नहीं सही होगा। अभी भी अगर मैं रोऊंगा तो फातिमा को कौन संभालेगा। तब भी यही था कि भाई छोटे भी हों तो बड़े होते हैं, तो अगर मैं रोऊंगा तो बहनों को कौन संभालेगा। आई रिमेंबर आई यूज्ड टू क्राई इन माई कार्स एंड फिर वही बात कि मुझे शायद एक मेरे पास तख्लीक एक ऐसा कथारसिस था जिसने हमेशा मुझे संभाला दिया। फिर मैं लिखना शुरू कर दिया, तो अब मैं लिखता रहता हूँ, तो वहाँ कहीं निकलता रहता है। तो वापस अब फिर से ये याद दिलाना ज़रूरी नहीं है मेरे ख्याल में कि जो बच्चा कभी ज़िंदा नहीं रहना चाहता था या शायद इस दुनिया में नहीं रहना चाहता था, उसने अपनी माँ खोई तो फिर वो वापस अपने खौल में चला गया, और फिर जब उसको वापस एक रीज़न मिली और अब वो भी नहीं रही, तो अब वो कैसा होगा। तो कैसा है मोहसिन? तो अब वो किसी के काम का नहीं है। अशफाक अहमद साहब ने कहा था ना, जो अंदर से ख़त्म हो जाते हैं या टूट जाते हैं फिर वो नाकारा हो जाते हैं, वो किसी के काम के नहीं रहते। तो अब ऐसा है कि प्रोफेशनली सब ठीक है, काम भी है, सब ठीक है। फातिमा के काम का है मोहसिन। हाँ शायद और जिंदगी के काम का। जिंदगी उसके काम की नहीं है शायद। आई डोंट नो क्या है जिंदगी मेरे लिए। अम्मा की बार तो मुझे शायद टाइम मिला था, तभी बेमानी हो गई थी। वीनू की बार मुझे टाइम भी नहीं मिला, नैनो सेकंड्स में शी लेफ्ट इन नैनो सेकंड्स। और मैं बेयकीनी से उसको देख रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैं सिर्फ फातिमा के इत्मीनान के लिए हॉस्पिटल गया था, मुझे अच्छी तरह याद है। यानी मुझे पता चल गया था कि क्या हो गया ये, क्योंकि मुझे लगता था कि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता था मेरे साथ हो सकता है ये। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है। यानी ज़िंदगी मुझे जैसे ट्रीट करती आ रही थी, जैसे इम्तिहान लेती आ रही थी, उसमें मेरे लिए ये अचंभे की बात नहीं थी कि मेरे साथ कैसे हो सकता है, लेकिन ये क्या हो गया है इस पे हैरत थी। कैसे हो सकता है, आई वॉज रेडी फॉर एनीथिंग कि हाँ वो मेरे साथ कुछ भी, कोई भी बे के इम्तिहान कह सकते हैं। हाँ भाई शायद इसीलिए उड्डी जाई थी।
यस, शायद इसीलिए, फिर इसीलिए था कि बस चल सो चल, उड़ी जा बस, इल्म किताबी मगरों ला के हक दियां मुंदरा करनी पा के। मुझे सुना दो। बिन मुर्शद दे दर दर दुर दुर, रंग चढ़ा जेड़ा जावे न खुर खुर, सल्ले अला दा विरद पका के, मुर्शद दे हथ डोर फड़ा के, उड़ी जा उड़ी जा उड़ी जा जा उड़ी जा, हक हक लब ने हक मन अंदर, बात इश्क दी वांग समंदर, यार जो आखे पेस बटा के, चोर अंदर देनू फाए लाके, उड़ी जा उड़ी जा उड़ी जा जा उड़ी जा उड़ी जा उड़ी जा उड़ी जा जा उड़ी जा। Thank you so much. Welcome.